तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्लास 12 के सेकंड चैप्टर की। इसका नाम है वैद्युत रसायन। और हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि इस वैद्युत रसायन को हम क्यों पढ़ें, इसमें क्या पढ़ना है और इसको कैसे पढ़ना है। तो हमने बताया था कि कैसे मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। उसका पहला पार्ट था चालक, और हमने कहा था किसी भी पदार्थ के लिए करंट आने के लिए, वैद्युत धारा आने के लिए दो चीजों की जरूरत थी। एक आवेश की जरूरत होती है और दूसरा विभवांतर की आवश्यकता होती है। हमने बात करी थी कि किसी भी पदार्थ के अंदर करंट लाने के लिए उसमें दो चीजें होना आवश्यक है, एक आवेश और एक विभवांतर। तो आप जानते हैं कि दुनिया का ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसके अंदर आवेश ना हो। हर पदार्थ के अंदर आवेश होता है, बस कुछ पदार्थों के लिए विभवांतर ज्यादा जरूरत होती है और कुछ पदार्थों के लिए विभवांतर की कम जरूरत होती है। तो जिन पदार्थों के लिए विभवांतर की ज्यादा जरूरत होती है उन पदार्थों को अचालक कहते हैं, और जो पदार्थ कम विभवांतर पर ही करंट आने लग जाता है उनमें, तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं, चालक। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि जिनमें करंट नहीं आएगा या जिनमें करंट आएगा ऐसे पदार्थों को चालक या अचालक नहीं कहते, क्योंकि हम बता रहे हैं कि हर पदार्थ के अंदर करंट आ सकता है, बस जरूरत है तो ज्यादा विभवांतर की। और जिन पदार्थों में बहुत ज्यादा विभवांतर से करंट आता है ऐसे पदार्थों को हम अचालक कहते हैं, और जिनमें वैद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होने लग जाए उसी को हम क्या कहते हैं, चालक। हमने कहा था किसी भी चालक के अंदर जो करंट आते हैं वो दो कारणों से आते हैं, या तो वो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है या फिर वो आयन की वजह से आता है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा है इसीलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं, और क्योंकि ये आयनों की वजह से आ रहा है इसीलिए इसे आयनिक चालक भी कहते हैं। इनके दूसरे नाम है धात्विक चालक और इसका एक दूसरा नाम है वैद्युत अपघटन चालक। इन नामों के पीछे भी कारण है कि इनको ये नाम क्यों दिए गए हैं। हमने बताया था कि जो पुराने समय पे हम ऐसा लगता था हम लोगों को कि जो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आएगा वो केवल धातुएं या मिश्र धातुओं में ही आ सकता है, इसीलिए उन चालकों को धात्विक चालक भी कहने लग गए। सेम इसी तरीके से वैद्युत अपघटनी चालक का भी ऐसा ही कुछ इतिहास है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जो डिस्कस कर रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयनों की वजह से करंट आता है, तो हम बात कर रहे हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। देखिए, हमने बात करी है कि चालक में जो करंट आते हैं वो दो कारणों से आते हैं। एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आता है या फिर करंट आता है आयनों के कारण। हमने क्या कहा, या तो करंट आता है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से या तो करंट आता है आयनों की वजह से। तो आज हम समझेंगे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। दोस्तों, क्या समझने वाले हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखिए, जैसा इसके नाम से लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन मुक्त होना चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन फ्री होना चाहिए, लेकिन दुनिया में आज तक आपने पढ़ा है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाया नहीं जा रहा है। परमाणु अगर स्वतंत्र अवस्था में पाया ही नहीं जाता तो इसका मतलब परमाणु के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे स्वतंत्र अवस्था में पा सकता है। इसका मतलब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो इसका नाम है वो केवल नाम के लिए मुक्त लिख रखा है, पूर्ण रूप से कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता। तो अगर हम मुक्त इलेक्ट्रॉन की बात करें तो आखिर ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, तो अगर इनको समझना है तो कुछ समय के लिए अगर हम एक धातु के टुकड़े में झांक के देखें, तो 1 मिनट के लिए अगर हम किसी भी धातु के टुकड़े के अंदर झांक के देखते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे धातु के कण आपको दिखाई देंगे। जब हम 9th क्लास में 10th क्लास में पढ़ते हैं तो इन कणों को ऐसे ही सर्किल या बिंदी के द्वारा दिखा देते हैं। आज हम ये समझेंगे कि ये सर्किल या बिंदी का क्या मतलब है। तो हमने कहा कि अगर इसका इस मेटल का, इस धातु का कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो इस एग्जाम्पल में हम कह रहे हैं कि अगर हमने एग्जाम्पल सोडियम लिया तो सोडियम का सूत्र क्या होता है दोस्तों, Na। इसका मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल है वो इस खाली जगहों पर क्या आएगा, Na आएगा। क्या आएगा दोस्तों, Na। ऐसे ही हर एक पार्टिकल Na होगा। अब Na के बारे में आपको एक विशेष प्रॉपर्टी पता है। Na के बारे में आपको विशेष प्रॉपर्टी क्या पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,1 होता है। अब हम बात करें कि 2,8,1 है, इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है। अब हमने 11th क्लास में पढ़ा है कि कोई भी परमाणु स्थायी होने के लिए अपना अष्टक पूरा करना चाहता है। कोई परमाणु स्थायी होने के लिए क्या करना चाहता है, अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, यानी कि अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। अब इसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन दो तरीके से पूरे हो सकते हैं, या तो इसी अंतिम कोश को ही गायब कर दो, यानी कि लास्ट कोश फिर ये बचेगा और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इस 1 इलेक्ट्रॉन को ये त्याग दे, या फिर यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन एंटर कर जाए। तो देखिए,
बहुत आसान सा काम है एक इलेक्ट्रॉन को लूज करना। तो ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, जिसकी वजह से इस Na के ऊपर प्लस आने लगता है। लेकिन अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन को ये त्यागेगा, तो कहाँ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन? तो आप देखिए जरा कि इसमें से जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस कण से तो बाहर आ गया, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकला तो इसमें प्लस आ गया। आप ये भी जानते हैं कि किसी भी कण से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उस पर प्लस आएगा, और उसको इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो उस पर माइनस आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे पास Na के पास जितने प्रोटॉन हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन हैं। अभी ये बराबर है, लेकिन जैसे ही हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम, जिससे प्लस चार्ज बढ़ जाएगा। तो वही प्लस हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब जरा इसको और ध्यान से देखें तो ये ऐसे ही हर किसी पे प्लस आएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल आएंगे। हर किसी इस मेटल आयन पर इलेक्ट्रॉन बाहर दिखाई देंगे आपको। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? ये इलेक्ट्रॉन इस कण से तो बाहर है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? कण से बाहर है और धातु के अंदर है। इस इलेक्ट्रॉन में दो प्रॉपर्टी हैं कि ये इलेक्ट्रॉन कण से तो बाहर है, धातु के अंदर है। यानी कि इसका जो अट्रैक्शन पावर है इसके प्लस की इसके साथ में ये अभी है, लेकिन इसके नाभिक का जो अट्रैक्शन पहले लग रहा था वो पूर्ण रूप से अट्रैक्शन नहीं लग रहा है। यानी कि ये कुछ फ्री टाइप का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पूर्ण रूप से फ्री नहीं है, फ्री टाइप का इलेक्ट्रॉन है। इसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी धातु के अंदर, कण से तो बाहर है लेकिन उस धातु के अंदर है। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कण से बाहर है और धातु के अंदर है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन्हें कहा जाता है। आपको समझ में आया होगा ये कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है और इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों कहा गया। कि इलेक्ट्रॉन कण से तो बाहर हैं लेकिन धातु के अंदर हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को मुक्त इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया। अब हम ये समझें कि जब इस कण से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ध्यान से समझिए कि जब कण से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इस कण पर प्लस आ रहा है। अगर इस कण के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो इस कण पर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। यानी कि किसी भी कण पर इलेक्ट्रॉन के जाने और आने से या तो प्लस और माइनस आ जाता है। इसी प्लस या माइनस को क्या कहते हैं? आयन। क्या कहते हैं हम? आयन कहते हैं। तो हमने दो बातें समझाई आपको। एक तो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो किसी धातु के कण से बाहर होते हैं लेकिन धातु के अंदर होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हमने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन निकलता है या इलेक्ट्रॉन कोई भी कण ग्रहण करता है तो उस कण पर या तो प्लस आने लगता है या फिर माइनस आने लगता है, तो उसी कण को हम क्या कहने लग जाते हैं? आयन। अभी लास्ट लेक्चर में किसी ने कमेंट किया था कि जो इलेक्ट्रॉन है ये आयन है, क्या ये आवेश हैं? आयनों को आवेश कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आयनों को आवेश नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आयन भी एक आवेश का प्रकार है। यानी कि हमने कहा आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और आवेश आयन भी हो सकता है। आयन आवेश नहीं है। हमने कहा कि आयन आवेश का एक प्रकार है लेकिन आयन ही आवेश नहीं है। यानी हमने कहा कि आवेश मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में भी हो सकता है और आवेश आयनों के रूप में भी हो सकता है। ये समझ सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें कि धातु के टुकड़े के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। आपके आसपास तमाम धातु होंगी, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या आपको करंट लगे? हमने कहा कि चालक में जो करंट आता है उसका कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन या आयन। अगर आपके आसपास धातुएं हैं तो धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या उन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से आपको करंट लग रहा है? तो आपका जवाब है वहां पर आपको करंट नहीं लग रहा। तो ऐसा क्यों है? क्यों आपको करंट नहीं लग पा रहा है? तो हमने इसके पीछे स्टार्टिंग की कहानी बात करी थी कि जैसे कोई मेटल आयन Na प्लस और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ऐसे बहुत सारे Na प्लस होंगे और बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी प्रकार से ये चित्र होगा, ऐसे हर एक धातु के अंदर। तो हमने कहा कि ये क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आता है, तो क्या हमें धातुओं से करंट लग रहा है? तो हमारा जवाब है नहीं, हमें करंट नहीं लग रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है?
तो हमने जब स्टार्ट किया था लेक्चर तो हमने फिर कहा था कि किसी भी पदार्थ के अंदर करंट आने के लिए कितने कारण जरूरत है? दो। एक आवेश की जरूरत है और एक विभवांतर की जरूरत है। इसके पास आवेश तो है, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हैं और आयन भी हैं, लेकिन इसके पास विभवांतर नहीं है। तो इसके पास में हमें क्या लगाना पड़ेगा? किसी भी मेटल के पास में हमें क्या लगाना पड़ेगा? विभवांतर स्टेबलाइज करना पड़ेगा। अब विभवांतर को अगर स्टेबलाइज करना है तो इसमें बैटरी लगाते हैं, बैटरी पर एक तरह प्लस और एक तरह माइनस। क्या मतलब है इस प्लस और माइनस का? तो इस प्लस और माइनस का मतलब है कि ये बढ़ा हुआ सिरा है। बढ़ा हुआ सिरा का मतलब इसका विभव उच्च है। क्या है इसका? उच्च विभव है। नेगेटिव का मतलब क्या है? छोटा सिरा है, यानी कि इसका विभव कैसा है? निम्न विभव। तो हमने कहा कि हमने क्या स्थापित कर दिया इसमें? विभवांतर। तो इसमें क्या होगा कि नेगेटिव सिरे से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और किधर जाने लगेंगे? पॉजिटिव सिरे की ओर। ये किसकी दिशा हो गई? इलेक्ट्रॉन की दिशा। यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो किसकी तरफ जाएगा? ये प्लस की तरफ। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर से किधर जाते हैं? निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर। लेकिन जो करंट की बात करते हैं, जब भी हम करंट की बात करेंगे दोस्तों, तो करंट हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव वाले सिरे की ओर गति करता है। किधर जाता है? उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ गति करता है। करंट किधर गति करता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। करंट किधर गति करता है? उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। और इलेक्ट्रॉन किधर से गति करते हैं? निम्न से उच्च विभव की ओर। तो आपको ये समझ में आया होगा तो हमें करंट क्यों नहीं लग पा रहा है। हमने बताया कि इसके पास में विभवांतर नहीं है। अगर हम विभवांतर लगा देंगे तो आपको भी करंट लगने लग जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि आयन हमने समझा दिए, इसके बाद अगली हेडिंग जो हमारी है वो है प्रतिरोध। दोस्तों क्या पढ़ने वाले हैं हम? प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध की बात करें कि प्रतिरोध क्या होता है, तो प्रतिरोध क्या है? धारा के मार्ग में रुकावट को हम कहते हैं प्रतिरोध। धारा के मार्ग में रुकावट। देखिए आप इतना तो आप सब जानते हैं कि धारा के मार्ग में रुकावट को क्या कहते हैं? हम प्रतिरोध कहते हैं। धारा के मार्ग में रुकावट को क्या कहते हैं? हम प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन इससे आगे की कहानी क्या है इसमें समझें कि रुकावट किस प्रकार की है, आखिर ये रुकावट हो क्यों रही है इसके अंदर। तो अब ये देखिए जरा, जब आप इलेक्ट्रॉन की गति इधर करा रहे हैं इसमें, तो जब इलेक्ट्रॉन जब इधर गति करेंगे तो इसमें कुछ आयन भी तो है, इनमें कुछ क्या है? आयन। और अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो आयन भी गति कर रहे होंगे। आयन भी क्या कर रहे होंगे? गति। और यहाँ पे जो आयनों की गति होती है वो आयनों की गति क्या होती है? कौन सी गति होती है यहाँ पे? कंपन गति, क्योंकि कोई भी चीज झुकी हुई नहीं है। तो ये कौन सी गति कर रहे हैं? कंपन। कंपन इस तरह से होता है, वाइब्रेशन, अपनी जगह पे हिलना डुलना। तो अगर ये अपनी जगह पे हिल डुल रहा होगा, इस तरीके से यहाँ पे कर रहा होगा, तो क्या इस इलेक्ट्रॉन को जाने में रुकावट आएगी नहीं आएगी? तो इसी तरह की रुकावट को हमने क्या नाम दिया है? प्रतिरोध। रेजिस्टेंस इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रेजिस्टेंस। धारा के मार्ग में जो रुकावट है उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। अब ये रुकावट कैसे, किस किस चीजों पर निर्भर करेगी, कब ज्यादा होगी कब कम होगी। लेकिन अभी जो हम डिस्कस करेंगे कि प्रतिरोध किस किस पर डिपेंड करता है, वो केवल तभी बात करेंगे, ऐसे चालकों की बात करेंगे जिनमें करंट मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है। यानी कि हम जो अभी बात करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक चालक की बात करेंगे और वैद्युत अपवर्तन चालक या आयनिक चालक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो हमारी हेडिंग है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक क्या है दोस्तों? हमारे पास हेडिंग प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला कारक हमारे पास में है संयोजकता या धातु की प्रकृति, या धातु की प्रकृति। कौन सा कारक है? संयोजकता या धातु की प्रकृति। जैसे अभी हमने सोडियम मेटल का एग्जांपल दिया, अगर इसकी जगह पे हम मैग्नीशियम लेते तो क्या होता? तो देखिए जरा, सोडियम के पास में अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें 2,8,1 होता है और मैग्नीशियम के पास करेंगे तो 2,8,2 होता है। इसका मतलब ये कितने फ्री इलेक्ट्रॉन देगा? एक फ्री इलेक्ट्रॉन देगा। ये कितने फ्री इलेक्ट्रॉन देगा? 2 फ्री इलेक्ट्रॉन देगा। तो किसमें करंट ज्यादा आने के चांस है? मैग्नीशियम के अंदर। यानी कि ये जो प्रतिरोध है उसका प्रतिरोध ज्यादा किसमें होगा? Na के अंदर। तो ये जो प्रतिरोध है ये इस धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, पहली बात। दूसरी बात, ये धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर करता है?
हमने कहा ये धातु की प्रकृति पर निर्भर करने के साथ साथ किस पर निर्भर कर रहा है, ताप पे निर्भर कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, ताप पे। ताप पे कैसे निर्भर करता है, अब देखिए जरा, हमने अभी एक चित्र बनाया था, हमने कहा था कि अगर इस चित्र में ताप बढ़ा, अगर हम इस चित्र में ताप बढ़ाएं तो क्या होगा कि ये जो आयन कंपन कर रहे हैं उसकी वजह से इसमें रुकावट है, और जैसे ही हम ताप बढ़ा देंगे तो इनकी कंपनी गति बढ़ जाएगी, साथ में ये इलेक्ट्रॉन आपस में टकराने भी लग जाएंगे। तो दो कारणों से, एक तो ताप बढ़ने पर आयनों के कंपन बढ़ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन आपस में टकराने लग जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो उसकी वजह से इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है, ये रुकावट भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमने कहा ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है, ताप बढ़ने पर प्रतिरोध भी बढ़ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो हमने कहा इस चित्र को अगर ध्यान से देखें तो इसमें अगर रुकावट है, कंपन की वजह से रुकावट है, तो हम इसे गर्म करेंगे तो ये कंपन कुछ ज्यादा होने लग जाएंगे, तो ये रुकावटें बढ़ जाएंगी और साथ में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराने लग जाते हैं। तो इस टकराने की वजह से, क्योंकि गति बढ़ रही है, ताप बढ़ाने पर क्या हो रहा है, क्योंकि गति बढ़ रही है ताप बढ़ाने पर, तो इसकी वजह से, अगर ताप बढ़ाने पर गति बढ़ रही है तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये आपस में इलेक्ट्रॉन टकराने लगेंगे, कंपन करने लगेंगे, तो इसी कंपन की वजह से यहाँ पर प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें और क्या फैक्टर हो सकता है, और ये जब भी हम बात कर रहे हैं कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, ऐसा हमेशा नहीं होता है। हमने फिर कहा कि ये सभी कहानी तभी है जब करंट किसकी वजह से आ रहा हो, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से आ रहा हो, यानी कि अभी जो हम बात कर रहे हैं वो केवल धात्विक चालक के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा फैक्टर, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पदार्थ की लंबाई पर। तो आप जानते हैं कि एक तार है, एक इतना सा तार है और एक इतना बड़ा तार, बताओ इस दोनों तारों में रुकावटें कहाँ ज्यादा झेलेगी, तो इसमें करंट में रुकावट ज्यादा यहाँ आएगी। तो इसका मतलब हम कह रहे हैं कि जो प्रतिरोध आर है वो बढ़ेगा कब, जब तार की लंबाई बढ़ जाएगी। हमने कहा कि जब तार की लंबाई बढ़ती है तो प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। अब हम चौथा फैक्टर देखते हैं, एक फैक्टर होता है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। क्या होता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल किस प्रकार डिपेंड करता है, देखिए जरा, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल होता क्या है पहले ये समझे हम। तो आपको ये पेन दिख रही है, इस पेन के इसकी मोटाई को देखें और इसको यहाँ से काट दें तो इसके मोटाई वाले हिस्से का अगर क्षेत्रफल निकालें, काटने के बाद जो आएगा, जो एक वृत्ताकार मार्ग का दिखेगा, उस पूरे का जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल क्या कहेगा, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। इसको हम एरिया से दिखाएं, यानी कि जो मोटाई है इसकी, उसी को हम अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल समझ सकते हैं। अब हम इस मोटाई को देखें और इस लंबाई को देखें, तो मैंने अगर इस तार को ऐसे खींचा है तो ये पतला हो जाएगा, यानी कि इसकी मोटाई कम हो जाएगी, यानी कि लंबाई बढ़ती है। दोस्तों हमने कहा लंबाई बढ़ती है तो अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल घट जाता है, क्योंकि लंबाई और मोटाई जो है वो एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब अगर इस तार को अगर ऐसे हम खींचेंगे तो ये लंबाई तो बढ़ रही है, लेकिन इसके अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल घट रहा है। क्या हो रहा है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल घट रहा है, मतलब मोटाई घट रही है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आर कब बढ़ता है, जब लंबाई बढ़ती है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट संबंध में है। किसमें है, ये दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। अब जरा इन दोनों को देखें तो ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं, क्या नहीं है, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है, क्योंकि एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। अब जब भी दो चीजें एक दूसरे के साथ चल रही हैं, जैसे आर के बढ़ने से लंबाई बढ़ रही है या लंबाई के बढ़ने से आर बढ़ रही है, तो ऐसी घटना को हम कहते हैं अनुक्रमानुपाती। क्या कहते हैं दोस्तों इसको, अनुक्रमानुपाती। तो हमने कहा कि जो आर है वो अनुक्रमानुपाती होता है एल के, पहली इक्वेशन हमने ये बनाई कि आर अनुक्रमानुपाती होता है एल के। और जब हमने कहा कि एक चीज बढ़ रही हो और एक चीज घट रही हो तो इसे हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, और हम लिखते हैं इसको आर इज व्युत्क्रमानुपाती है किसके, ए के। और ये सेकंड इक्वेशन। देखिए अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती कोई चिन्ह से अंतर नहीं है, चिन्ह वही है अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का, बस फर्क ये है कि अगर इसके सामने सामने लिख दिया जाए तो ये अनुक्रमानुपाती है, एक को सीधा और एक को अपॉन में लिख दिया जाए तो इसको हम कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि इसके बढ़ने से ही घटेगी, ये घट का नियम। अब जरा इसको देखें कि इन दोनों को अगर मिक्स करना चाहें तो कैसे मिक्स करते हैं। तो देखिए जरा, आपने कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा होगा,
कुछ बेसिक मैथमेटिक्स ऐसा है कुछ कि अगर a प्रोपोर्शनल टू x के है और a ही प्रोपोर्शनल टू y के है, अगर कहीं पर a प्रोपोर्शनल x के है और a प्रोपोर्शनल y के है तो यहाँ दोनों साइड एक कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, इसको a लिखते हैं कॉमन, प्रोपोर्शनल का साइन ऐसे ही लगाएंगे, इसमें क्या है x वो भी लिख देंगे इनटू, इसमें x के अलावा क्या है y, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। क्या आप लिख सकते हैं इसको, जैसे अगर मैंने कहा b प्रोपोर्शनल टू c एंड b प्रोपोर्शनल टू d, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये दोनों कॉमन है, तो हम क्या लिखेंगे इसको b प्रोपोर्शनल टू c इंटू d। क्या आपको ये समझ में आ रहा है, ऐसा आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जैसे अगर आपके सामने लिखा है f प्रोपोर्शनल टू q1 q2 और आपके सामने लिखा है 1/r² प्रोपोर्शनल, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखो ये साइड कॉमन है, f लिखा, प्रोपोर्शनल लिखा, q1 q2 लिख दिया इंटू 1/r² लिख दिया, और इस f प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे q1 q2 बटे r²। इसका मतलब हमारे पास जो इक्वेशन है r इज प्रोपोर्शनल टू l एंड r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a, इन दोनों को अगर मिक्स करके लिखना चाहेंगे मैथमेटिकली तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे r लिखेंगे, प्रोपोर्शनल लिखेंगे, l लिखेंगे इंटू 1/a लिखेंगे, तो r प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा l बटे a के। अब इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं यहाँ पर, तो आपने एक कांस्टेंट पढ़ा था k q1 q2 अपॉन r², ये आपने फिजिक्स में पढ़ा था। अब ऐसे ही यहाँ पे एक अंडे लगेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे r इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, तो ये यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, इस कांस्टेंट का नाम है विशिष्ट प्रतिरोध, इसको हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। तो इस तरीके से हमने प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े कि संयोजकता या धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है प्रतिरोध, दूसरा ताप पर निर्भर करता है कि ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ रहा है, लंबाई बढ़ाने पर भी बढ़ता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ाने पर ही घट जाता है। तो इस तरीके से हमने प्रतिरोध के बारे में देखा कि प्रतिरोध किन किन चीजों पर निर्भर करता है, और इससे पहले हमने बात करी थी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और प्रतिरोध क्या होता है। तो हमने कहा कि धारा के मार्ग में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, और धारा जो हमेशा बहती है, करंट जो बहता है हमेशा उच्च विभव वाले सिरे से निम्न विभव वाले सिरे की ओर बहता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन इसकी जस्ट विपरीत दिशा में गति करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन किधर से किधर गति करते हैं, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, और जो करंट है वो हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है। और हमने क्या बात करी है, हमने और बात करी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन और आयन क्या होते हैं। तो हमने कहा कि मुक्त इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो किसी धातु के अंदर है और कण के बाहर है, ऐसे इलेक्ट्रॉन को हमने क्या नाम दिया, मुक्त इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन त्यागने की स्थिति में होता है कोई भी कण, तो उसमें प्लस या माइनस आ जाता है, यानी कि किसी भी कण पर प्लस या माइनस का आना, और उस आने से जो कण बन जा रहा है उस कण को ही हम क्या कहने लग जाते हैं, आयन कहने लग जाते हैं। यानी कि कण पर अगर प्लस या माइनस आवेश आ जाए तो उसको हम आयन कहला सकते हैं। इसका मतलब हम आयन को आवेश नहीं कह सकते, लेकिन ये एक आवेश का ही एग्जाम्पल है, यानी आयन भी एक प्रकार का आवेश हो सकता है, लेकिन आयन ही आवेश है ऐसा नहीं कह रहे हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन भी आवेश है, आयन भी आवेश है, यानी कि ये सभी आवेश के एक एग्जाम्पल हैं। इससे पहले हमने बात करी थी कि चालक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक जिनमें करंट मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से आता है और एक करंट जिनमें आयनों की वजह से आता है। तो हमने ये पूरा समझा कि प्रतिरोध क्या होते हैं, धारा के मार्ग में रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं, ये लंबाई बढ़ने पर बढ़ता है, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल बढ़ने पर घटता है। हमने ये दो इक्वेशन बनाई, और इन दोनों इक्वेशनों की सहायता से हमने एक फॉर्मूला बना लिया, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। क्या बना लिया फॉर्मूला, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। इस रो को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। हम इस रो को क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तो इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले को समझा है। अब हमें समझना है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में, इसी प्रकार की एक कंटिन्यूटी के साथ में हम आपको मिलते हैं। थैंक यू।